तिरंगे के रंगों में बसी है हमारी जान, गणतंत्र दिवस पर हमारा दिल करता है सम्मान। सजते हैं दिलों में अहिंसा के विचार, हम सबका है ये भारत, हर दिल में है इसका प्यार। जितनी शानदार ये लाइनें हैं उतना ही शानदार है हमारा उत्कर्ष का परिवार। और इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आज के शानदार सेशन में। और मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज होने वाला है कुछ खास, क्योंकि आज हम करने वाले हैं PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां पर हम ये देखने वाले हैं कि बायोलॉजी से संबंधित कितने शानदार प्रश्न आ चुके हैं और क्या हम इन प्रश्नों के जवाब ढूंढ पा रहे हैं। क्या हमारी तैयारी 2025 की पूरी हो चुकी है, और अगर नहीं तो ये जो सेशन है दोस्तों आपको ये एहसास दिलाने में काफी मदद करेगा कि अभी आपको कितनी तैयारी करने की और जरूरत है और कितना शानदार तरीके से आप सभी ने तैयारी कर चुके हैं। परंतु दोस्तों ये सेशन में सिर्फ इतना ही नहीं है। इस सेशन में आप सभी के लिए दो बहुत ही खास और स्पेशल सरप्राइजेस हैं जो कि सिर्फ आप ही के लिए ही हैं, और स्पेशली आज के दिन में आप सभी के लिए सरप्राइजेस आप सभी को बताने वाला हूं। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज बेटा ये बहुत ही शानदार सरप्राइजेस आप सभी के सामने मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज के शानदार सेशन को। और ये मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का पहला प्रश्न, जो कि RUHS में 2021 में ये पूछा गया है। तो ये आपसे पूछा गया है RUHS 2021 में। तो देखते हैं कितने लोग इसके सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों यहां पर हमसे पूछा गया है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहां पर हमसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिजीज दैट कॉजेस न्यूरॉन्स इन द ब्रेन टू वेस्ट अवे एंड डाई, यानी कि किन आनुवांशिक रोग में मस्तिष्क के न्यूरॉन्स अपव्यय तथा मृत्यु हो जाती है। यानी कि सीधी सी बात है दोस्तों, यहां पर हम एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज की बात कर रहे हैं, परंतु साथ ही में हमें एक और हिंट दे रखा है कि ये प्रकार का क्या है दोस्तों, आनुवांशिक रोग है, यानी कि जेनेटिक डिजीज है। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? बेटा सबसे पहला आता है हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पोलियो, एन्सेफेलाइटिस या फिर हचिंगटन्स डिजीज। तो फटाफट से अपने आंसर्स को आप कमेंट कीजिए बिल्कुल, और मैं देखता हूं कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। चलिए भाई, बच्चे कह रहे हैं कि सर पोल नहीं है क्या? बेटा आज का ये सेशन थोड़ा सा स्पेशल है, तो आज हम बिना पोल के ही बेटा इन सभी के आंसर्स ढूंढेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। तो देखिए फटाफट से, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आपने समझा है, इसका सही आंसर होना चाहिए हंटिंगटन्स डिजीज। अब हंटिंगटन्स डिजीज में होता क्या है दोस्तों कि हमारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनमें क्या हो जाता है, वो ब्रेन के न्यूरॉन्स अपभ्रष्ट होना शुरू हो जाते हैं, नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पोलियो, एन्सेफेलाइटिस क्यों नहीं हो सकता? तो देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाले ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते। बेटा मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ऑटो इम्यून रोग है। ये कैसा रोग है दोस्तों? ऑटो इम्यून रोग है, ठीक है। दूसरा पोलियो कैसा रोग है बेटा? ये एक प्रकार का वायरल डिजीज है, ये एक प्रकार का वायरल डिजीज है। और एन्सेफेलाइटिस भी ब्रेन को ही प्रभावित करता है, परंतु ये भी एक प्रकार की वायरल डिजीज है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? हंटिंगटन्स डिजीज होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है द हार्मोन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस इज, यानी कि वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं? मैं बता देता हूं आप सभी को, यह भी आपका RUHS 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं। तो बेटा ये वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ रखे हैं, और इससे आपको बेटर आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। परंतु इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ RUHS के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा हमने अमूमन देखा है कि जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उन सभी के अंदर बेटा क्वेश्चंस जो है ना वो इंटरलिंक्ड होते हैं। यानी कि RUHS में यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो सेम वैसा ही प्रश्न हमने देखा है कई बार UPC नेट में पूछा गया है, सेम वैसा ही प्रश्न कभी कभार MPPNST में पूछा गया है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि बेटा अगर कोई प्रश्न RUHS से पूछ लिया गया है तो वो आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। अब चाहे आप यूपी की तैयारी कर रहे हो, एम्स की तैयारी कर रहे हो, MNS की तैयारी कर रहे हो, MPPNST की तैयारी कर रहे हो, BCEC की तैयारी कर रहे हो, UPC नेट की तैयारी कर रहे हो, RUHS की तैयारी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी में बेटा ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। यहां पर हमसे पूछा गया है
कि वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आप सभी को पता है दोस्तों ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और इसी के अंदर बेटा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है स्रावित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अब बेटा यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से ही पाई जाती है, यानी कि यहां पर हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, हमारे प्रतिरक्षक तंत्र की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा रोग है जो जन्म से ही हमारे अंदर होता है। तो बिल्कुल सही बेटा, ये आपसे भी पूछा गया है RUHS 2021 में, ये भी आपसे इसमें पूछा गया है, RUHS 2021 में पूछा गया ये प्रश्न। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। तो फटाफट से आप जो है अपने आंसर्स को लाइव चैट के अंदर बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो बेटा यहां पर दो प्रकार के हमारे पास इम्यूनिटी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। बेटा इम्यूनिटी मुख्य तौर पर दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुनिएगा। अब दो कौन कौन से प्रकार की इम्यूनिटीज यहां पर देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको देखने को मिलती है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जिसे हम हिंदी में दूसरी भाषा में जानते हैं सहज प्रतिरक्षा के नाम से। ये क्या होती है बेटा, सहज प्रतिरक्षा। और दूसरी होती है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी, हमसे पूछा गया है कि बर्थ यानी कि शिशु के जन्म से ही कौन सी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा कि जो जन्मजात होती है, यानी कि जो बर्थ से ही इम्यूनिटी हमारे साथ प्रेजेंट होती है, जो कि विशिष्ट नहीं होती, यानी कि उनके अंदर जो है स्मरण वाली कोशिका यानी कि मेमोरी सेल्स उनके अंदर फॉर्म नहीं होती, जो कि किसी भी रोग के लिए विशिष्ट नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं बेटा, इन्नेट इम्यूनिटी के नाम से, यानी कि सहज प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। और यही वो प्रतिरक्षा है जो कि जन्मजात होती है, यानी कि सिंस बर्थ हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसलिए बेटा इसे हम इन्नेट इम्यूनिटी या जन्मजात रोग प्रतिरोधक या कि सहज प्रतिरक्षा के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा बेटा हमारे पास आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा। अब ये बेटा एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है जो कि एक किसी भी विशिष्ट रोग के संपर्क में आने से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है और ये जन्मजात नहीं होती है, यानी कि ये किसी रोग के या किसी भी रोगाणु के संपर्क में आने से ही या किसी प्रतिजन के संपर्क में आने से ही हमारे शरीर में इसका ये उत्पन्न होती है या फिर ये विकसित होती है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि ये जन्मजात नहीं होती, किसी रोग के संपर्क में आने से ही होती है। तो इसी वजह से बेटा ये एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। क्लियर है दोस्तों? बहुत सही भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यहां पर हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन फूल वाले पौधे में यानी कि हमारे पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद की घटना है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखते हैं बेटा, ये आपका पूछा गया है RUHS 2022। RUHS 2022 में पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, तो बेटा यहां पर आपसे कुछ इवेंट्स यानी कि इनमें कुछ घटनाएं आपको दे रखी है और आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी घटना निषेचन के बाद देखी जाती है पुष्पीय पादपों में, यानी कि आवृत बीजों की यहां पर बात हो रही है। बिल्कुल, यहां पर किसकी बात हो रही है दोस्तों? आवृत बीजियों की। क्योंकि जब भी हम पुष्पी पादपों की बात करते हैं, यानी कि जब भी हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं या पुष्पी पादपों की बात करते हैं, तो बेटा सीधी सी बात है, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। तो बेटा देखिए, पहला ऑप्शन है पराग कणों का स्थानांतरण, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पॉलिनेशन, है ना? पॉलिनेशन यानी कि दोस्तों परागण भी हम जिसे कहते हैं। अब पॉलिनेशन आप सभी को पता है दोस्तों कि निषेचन के पूर्व की प्रक्रिया है, यानी कि निषेचन होगा उससे पहले ही क्या हो जाएगा दोस्तों? परागण होगा और उसी के बाद ही बेटा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन देखा जाएगा। दूसरा आता है बेटा एम्ब्रियो डेवलपमेंट,
तीसरा आता है फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लावर, और चौथा आता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो बेटा इसका सीधे सा मतलब यह है कि सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि पराग कणों का निर्माण होता है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस, यानी कि युग्मकों का निर्माण होगा। उसके बाद में वो युग्मक, यानी कि यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं पॉलन ग्रेन्स यानी कि पराग कणों का। फिर ये परागकण पूरे परिपक्व होने के बाद इनका परागगण होगा, यानी कि इनका पॉलिनेशन होगा, यानी कि ये अपने वर्तिकाग्र पर जाकर लैंड करेंगे। उसके बाद में दोस्तों इन सभी संरचनाओं की शुरुआत कहां से होगी, जब आपके पुष्प के अंदर लैंगिक संरचना निर्माण होगी, या फिर उसके अंदर कोई भी हमारा जो सेक्सुअल यूनिट है वो डेवलप होना शुरू होगी या उसका विकास होगा। और ये कब पॉसिबल है बेटा, सर्वप्रथम यहां पर एक पुष्प यानी कि फ्लावर का निर्माण होगा। तो बेटा बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले आपके फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, और उसके बाद बेटा आपके स्थानांतरण होंगे परागकणों के। तो बेटा एम्ब्रियो डेवलपमेंट अपने आप में एक ऐसा जो है भाग है जो कि निषेचन के पश्चात देखा जाता है। और एम्ब्रियो बेटा आपका कहां पर बनता है, कोई बता पाएगा कि एम्ब्रियो कहां पर बनेगा बेटा? बिल्कुल सही बात है, बीजांड के अंदर, है ना। कहां बनेगा बेटा? ओव्यूल के अंदर, जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है, जो कि हमारा एम्ब्रियो सैक होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? एम्ब्रियो सैक को, बहुत बढ़िया, भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। भ्रूण कोश, उसके अंदर बेटा आपके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, यानी कि भ्रूण का विकास होगा। इसलिए बेटा बी वाला ऑप्शन क्या माना जाएगा? सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता आमतौर पर कहां देखी जाती है? बताइए। बहुत ही कॉमन बेटा इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन, और बार बार पूछा गया ये प्रश्न है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको इसका उत्तर पता है तो बेटा बहुत ही इजी है ये, तो इसका तो आपको उत्तर पता होना ही चाहिए। बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी कहां देखी जाती है बच्चों? अच्छा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता बनती कैसे? होता क्या है दोस्तों यहां पर कि यहां पर जैसे कि हमारा बीजांड काय होता है, हमारा बीजांड काय जिसे हम न्यूसेलस के नाम से जानते हैं, न्यूसेलस, और साथ में बेटा जो हमारे इंटेग्यूमेंट्स होते हैं यानी कि अध्यावरण होते हैं, यानी कि हमारे इंटेग्यूमेंट्स, ये दोनों संरचनाएं बेटा कैसी होती है? 2n होती है, आप सभी को पता है। ये 2n संरचना क्या करती है बेटा? सीधा भ्रूण कोश में एंटर कर जाती हैं। किसमें? भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है, यानी कि हमारे एम्ब्रियो सैक में प्रवेश कर जाती हैं। और इसी की वजह से और इसी के परिणाम स्वरूप बिना निषेचन के ही क्या करने लगती हैं? भ्रूण का निर्माण करने लगती है। और इसी से कौन सी अवस्था उत्पन्न होती है दोस्तों? इसी से ही हमारी एक ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता कहते हैं। अब ये अमूमन जो है सिट्रस पादपों में देखा जाता है, ये अमूमन बेटा सिट्रस पादपों में देखा जाता है, परंतु इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल बता सकता है क्या? इसके और कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? तो बेटा सिट्रस के अलावा ये आपका अनियन, सिट्रस पादप आ गए बेटा, नींबू, ऑरेंज, ये सब हो गए। और इसके अलावा बेटा अनियन भी आपको याद रखना है, प्याज के अंदर भी बेटा ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, चलेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए देखते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज, यानी कि यौन संचारित रोग इनमें से कौन सा है? चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। हालांकि ये अपना में बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैं तो यही कहूंगा कि बहुत ही आसान प्रश्न है।
इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा इसके तार जुड़ते हैं हमारे उस चैप्टर से जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि मानव रोग एवं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। बहुत बढ़िया। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब क्या होता है कि बेटा असुरक्षित यौन संबंध रखने से, है ना, और हमारा जो जनन मार्ग है उसके माध्यम से जब कभी भी किसी भी जीवाणु यानी कि किसी भी रोग का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जब संचारण होगा तो इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, यौन संबंधित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण है बेटा गोनोरिया। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही गैस किया है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। तो बेटा यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पोल का ऑप्शन बेटा इसलिए अवेलेबल नहीं है आज क्योंकि बेटा आज गणतंत्र दिवस है और बिना पोल के ही आज जो है हम बिल्कुल चैट के माध्यम से ही जो है बेटा सभी आंसर्स का सही उत्तर जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सेशन है बेटा, RUHS की PYQs हम देख रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप सभी के लिए, यदि आप RUHS या किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर भी रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम सभी प्रकार के प्रश्न देख रहे हैं बेटा, हर चैप्टर में से प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से RUHS 2022 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण बायो में आने वाला प्रश्न देखें। तो बेटा पिरामिड ऑफ एनर्जी इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा रहता है? फटाफट जो है अपने लाइव सेक्शन के अंदर बेटा कमेंट करते रहेंगे। चलिए फटाफट से कमेंट करते रहेंगे भाई, कभी नहीं रुकेंगे हम। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल। हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को, हार्दिक स्वागत सभी का। जी बढ़िया, बिल्कुल। तो बेटा ये हमेशा कैसा होता है? अपराइट होता है, यानी कि जब कभी भी हम ऊर्जा का पिरामिड देखते हैं बेटा तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है दोस्तों? अपराइट होता है। हमेशा कैसा होता है दोस्तों? अपराइट होता है, क्योंकि यहां पर बेटा किसका नियम लगता है? लिंडमैन का नियम लगता है। यहां पर आपका लिंडमैन का 10% एनर्जी ट्रांसफर का लॉ लगता है बेटा। 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ लगता है, यानी कि यहां पर हम क्या कहेंगे कि बेटा जो हमारा, बिल्कुल बिल्कुल सही समझे है बेटा, जो हमारा क्या होगा बेटा? उत्पादक होगा, यानी कि जो हमारे पहले ट्रॉफिक लेवल पर होगा, है ना, जब कभी भी इसका सेवन जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो करेगा तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। ये नियम जो है बेटा किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। तो यानी कि बेटा यहां पर एक सिंपल सा उदाहरण हम लेकर देखें कि यदि बेटा यहां पर कितनी ऊर्जा है और इसका सेवन जो है बेटा T2 वाले ने किया है तो इसके अंदर कितनी ही एनर्जी ट्रांसफर होगी? सिर्फ 100 जूल। फिर T3 वाला यदि इसका सेवन करेगा तो उसके अंदर 10 जूल, और लास्ट में T4 जो हमारा श्रेष्ठ उपभोक्ता है तो उसके अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ 1 जूल ही जो है बेटा एनर्जी जाएगी। तो यहां पर 10% क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, और 10% ही यहां पर जो है ऊर्जा आगे से आगे ट्रांसफर हो रही है और 10% ऊर्जा जो है लॉस हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। और बेटा आप सभी के लिए देखिए पहला सरप्राइज जो है ऑटोमेटिकली रिवील हो गया है। तो यहां पर बेटा आप सभी के लिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं लग रही, सर यहां नहीं लग रही, सर वहां नहीं लग रही, सर बहुत इरेगुलरिटी आ रही है। तो बेटा बिल्कुल टीम से बिल्कुल हमसे हमारी बात हुई, और जो उत्कर्ष की पूरी टीम है वो इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी कि भाई बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं और इनके लिए जो है हम कितना जल्दी
जो है एक सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। तो इसी के चलते बेटा, क्योंकि हमें क्या है ना कि बेटा सिर्फ वो कहते हैं ना कि घास काटने वाला काम नहीं करना, हमें करना था कि जब भी काम हो तो पक्का काम हो और अच्छा ऐसा काम हो कि जो बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। तो बेटा इसीलिए आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज आ रहा है। आप में से काफी लोग जो है इनको जानते ही होंगे। अब काफी लोग कह रहे हैं कि अक्षय सर, यार अक्षय सर तो ऑलरेडी हैं, उनके लिए क्या ही सरप्राइज रखना। परंतु मैं आपको कह देना चाहता हूं, एक केमिस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी आप सभी के लिए आ रही है, जो कि आप लोगों का साथ आपके एग्जाम तक नहीं होगा, आप लोगों का साथ वो देंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो बेटा क्या रहने वाला है ये सरप्राइज, कौन है ये फैकल्टी और कौन है ये हमारे केमिस्ट्री के टीचर, ये अगर आपको जानना है तो 27 तारीख को, तारीख नोट कर लीजिएगा बेटा, 27 तारीख को ठीक शाम को 7 बजे, यानी कि कल शाम को 7 बजे आपको उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से जुड़ना है। और उसके बाद में दोस्तों आप सभी को ये सरप्राइज के बारे में पता चलेगा एंड आई एम श्योर आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा ये सरप्राइज। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो बेटा ये भी आपने देखा होगा, काफी बार पूछा गया एक ऐसा प्रश्न है, काफी बार पूछा गया एक ऐसा प्रश्न है जिसमें बच्चे गलतियां तो नहीं करते हैं, परंतु सिली मिस्टेक्स तो बेटा कोई भी कहीं भी कर सकता है। तो ये तो बेटा, हाँ बिल्कुल, रौनक मैडम ने भी तो बताया था इसके बारे में। देखते हैं कितने लोग, लगभग सभी का सही जवाब है, बहुत बढ़िया। सहेली महिलाओं के लिए एक मौखिक गर्भ निरोधक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो बिल्कुल बेटा आप सभी को पता है। तो जितने लोगों को नहीं पता है उन सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि बेटा आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, फिर आपको तैयारी बहुत ही अलग स्तर पर जाकर करनी पड़ेगी, परंतु ज्यादातर लोगों को तो पता ही है, अच्छी बात है। तो सहेली बेटा, हम गर्भ निरोधक के तरीके जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो सहेली आप सभी को पता है बेटा, CDRI लखनऊ द्वारा जो है तैयार की गई एक ऐसी वीकली पिल है। ये क्या है बेटा? CDRI लखनऊ द्वारा तैयार की गई एक वीकली पिल है ना, ये आपको ध्यान रखना है, वीकली पिल है, ठीक है ना, जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, अधिक प्रभावी है, नॉन स्टेरॉइडल है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। When one species is benefited and the other is neither harmed nor benefited, what is called? जब एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति को ना ही तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है, यानी कि यहां पर कौन सा सिस्टम काम करेगा बेटा? प्लस और जीरो, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक प्रजाति को तो क्या हो रहा है दोस्तों? लाभ हो रहा है, दूसरी प्रजाति को कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसका जवाब बता दो। जब एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी को ना तो हानि हो रही ना ही लाभ हो रहा है, बिल्कुल सही बेटा, इसका सही उत्तर होगा कमेंसलिज्म। बहुत बढ़िया भाई, सहभोजिता, बहुत बढ़िया, सहभोजिता इसका नाम है ना। हाँ बिल्कुल, तो बेटा ये भी आपका जो है RUHS 2023 का प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल। और बेटा ये लास्ट वाला प्रश्न तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार ये वाला प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए एक और प्रश्न है तो इसको साथ में थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है। आ जाइए बेटा, हमें लिखा गया है कि व्हाट विल बी द प्रोजेनी व्हेन द हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट इज कंसीडर्ड टू बी द इज क्रॉस विद द होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। तो बेटा हेटेरोजाइगस टॉल का मतलब क्या होता है कि एक विषम युग्मी लंबा जो है पादप है, तो विषम युग्मी को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। और होमोजाइगस यदि यहां पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर स्मॉल टी यानी कि समयुग्मी जो है, बिल्कुल इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं। अब हमें इसका करवाना है क्रॉस, तो करवा दो भाई। पहली संतति क्या बनेगी बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरी संतति क्या बनेगी बेटा? फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरी संतति क्या बनेगी बेटा? स्मॉल टी। और आखिर में एक और संतति कौन सी बनेगी? स्मॉल टी। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो यहां पर क्या हो रही है? दो तो यहां पर क्या है बेटा? दो तो यहां पर क्या मिलेंगी आपको? टॉल यानी कि लंबी संतति, और दो आपको क्या मिलेंगी बेटा? ड्वार्फ यानी कि बॉनी संतति, ठीक है ना। तो 50-50% दोनों हैं, 50% इसका और 50% इसका, बहुत बढ़िया। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे आपको आज के प्रश्न?
और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले काफी लंबे समय से, उन सभी के लिए ये सारे प्रश्न तो है हलवाई है ना। तो बच्चों, यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं उत्कर्ष के साथ और इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को ऐसे हलवा बना देना चाहते हैं और बिल्कुल ऐसे उड़ा देना चाहते हैं हवा में, और आप भी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा आप सभी के लिए चल रहा है तिरंगा महोत्सव और आज इसका बहुत ही शानदार पावन पर्व है। और इसके दिन हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जो है भारी मात्रा में जुड़े, हमारे साथ तैयारी करें और हमें यह सौभाग्य दें कि हम आप सभी का सिलेक्शन जो है सुनिश्चित करें। तो बेटा इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर उत्कर्ष ऐप पर सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 90% तक का भारी डिस्काउंट, साथ ही में 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और साथ ही में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यदि आप कोर्स की वैधता को बढ़ाते हैं तो। अब ये ऑफर बेटा जब मैंने कह दिया सभी कोर्सेज पर है तो सभी कोर्सेज पर है, यानी कि आरोग्य RUHS बैच यदि आप लेते हैं तो उसके अंदर प्राइम जो है ऑफर आपको मिल रहा है, जहां पर आपकी ऑफर प्राइस है 1300 रुपीज में और स्टैंडर्ड में है आपको 800 रुपीज में ये ऑफर मिल रहा है। पर ध्यान रहे दोस्तों, आज ऑलरेडी 26 तारीख हो चुकी है और ये ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए और वैलिड है, यानी कि 28 तारीख तक ही ये ऑफर वैलिड है। यदि आप एम्स की भी तैयारी करना चाहते हैं तो एम्स के लिए बेटा आपके लिए है टारगेट बैच, जो कि 2025 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। प्राइम बेटा आपको मिलेगा ऑफर प्राइस 1400 रुपीज में, जो कि सिर्फ और सिर्फ 28 तारीख तक वैलिड है। उसके बाद स्टैंडर्ड आपको मिलेगा 900 रुपए में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप यूपी से हैं और यदि आप CNET की तैयारी करना चाहते हैं तो प्राइम बैच आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1700 रुपीज में। स्टैंडर्ड बैच आपको मिलेगा बेटा ओनली ऑन 1200 रुपीज में। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर आपने यूपी वालों के लिए नाइंसाफी क्यों करी, क्योंकि आपने यूपी वालों की तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो बेटा इसका एकमात्र रीजन यही है कि बेटा यहां पर यूपी में आप सभी को पता है कि जो है सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, तो इसलिए बेटा अधिक मेहनत की जरूरत पड़ती है और इसलिए बहुत कम डिफरेंस रखा गया है। बिल्कुल भी ऐसा समझिएगा नहीं कि बहुत ज्यादा ऐसा भेदभाव कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है ना, चलिए। और बेटा आखिर में मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि जो आरोग्य बैच जो आप सभी के लिए अवेलेबल है उसमें स्टैंडर्ड और प्राइम में क्या डिफरेंस है। बेटा डिफरेंस सिर्फ 2 जगह आता है, यह है कि आस्क डाउट और क्रिएट टेस्ट वाला जो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड बैच यदि आप लेते हैं तो आपको 3 पर डे ही ऑप्शन मिलेगा, परंतु वहीं पर प्राइम में इसकी कोई लिमिट नहीं है। और आने वाले टाइम में जितने भी टेस्ट सीरीज या MCQ बैचेस हम लॉन्च करने वाले हैं वो प्राइम वाले स्टूडेंट्स का उसको फ्री एक्सेस मिलेगा, यानी कि उनको अलग से वो बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। जबकि स्टैंडर्ड वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनको इन सब के लिए बेटा अलग से जो है हो सकता है बैच खरीदना पड़े। अब बेटा टेस्ट सीरीज की जब बात आई है तो टेस्ट सीरीज भी उत्कर्ष आप सभी के लिए लेकर आए। यदि आप अभी ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो सभी कोर्सेज के लिए टेस्ट सीरीज के प्राइस आप सभी के सामने है, क्योंकि बेटा यहां पर टेस्ट सीरीज अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं यदि आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा इसी के लिए मैं ये चाहूंगा कि आप जितना हो सके अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बनाएं और अच्छी बनाएं और 2025 की तैयारी में किसी प्रकार की कोई भी कमी ना आए। इसलिए उत्कर्ष आप सभी के साथ हाथों में हाथ मिलाकर और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरीके से फौजी जो है बेटा रक्षा करता है हमारे देश की, उसी तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्कर्ष भी आपके साथ डटकर खड़ा है और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा कटिबद्ध है और हर तरीके से प्रयास जो संभव प्रयास है वो हम हमेशा करते रहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत।